हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग गणित पेडागॉजी के सीटेट 31 जनवरी 2021 को जो आपका पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हुए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे एमपी टेट या फिर किसी भी अन्य स्टेट का टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। त्रिविम का मतलब होता है जो तीनों दिशाओं में होता है, ठीक है ना, अर्थात 3 डायमेंशनल। जो ये 3 डायमेंशनल की जो घटना होती है केवल एनवायरनमेंट में संभव होती है, ठीक है ना, या खुले आसमान में। और तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है कि एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना जो है त्रिविम विवेचन की सबसे अधिक संभावनाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे मान लो एक संख्या चार्ट है, इसमें एक चार्ट होता है, फ्लो चार्ट जो होता है वो त्रिविम विवेचन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों की भिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो भिन्न की संकल्पना अगर पढ़ाना बच्चों को तो क्रिजेनियर जो छड़ें होती हैं सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि विचारों को अगर आपको प्रस्तुत करना है तो विशेष शब्दावली तो ज़रूरी नहीं है, आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा से भी, ठीक है, और किसी को भी समझा सकते हैं अपनी बातों को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कथन सत्य नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है कि संरचना में तर्क कौशल होता है, ये सही है। संकल्पनाओं में प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है, ये भी सही है। और प्राथमिक स्तर में गणित जो होती है वो प्रत्यक्ष होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शुद्ध कथनों को पहचानिए। शुद्ध जो कथन होगा उसको पहचानना है हमको। तो ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको इनको पढ़ लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वह शुद्ध कथन है। दो आकृतियों का अगर उनका क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। संख्या 3 का प्रयोग जो है क्रम सूचक भाव में किया गया है, ठीक है ना, एक क्रम को बता रहा है। तो प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, ठीक है ना, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, ये क्रम को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के लिए सबसे अच्छा कथन कौन सा है। तो पहला नंबर जो दिया गया है कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों की प्रस्तुत करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों को सही से त्रिभुज की अवधारणा समझाना है तो जितने भी प्रकार के त्रिभुज की आकृतियाँ होती हैं उनको बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे जो है आकृतियों में डिफरेंस पैदा कर सकेंगे। कौन सी भुजा में कितना अंतर होता है, कितने डिग्री का कोण का झुकाव होता है, ये सारी चीज़ों में देख करके विजुअलाइज कर पाएंगे अच्छे से चीज़ों को, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि गणित पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। गणित पाठ्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन शुद्ध है, इसको पहचानना है हमको। तो ऑप्शन नंबर जो 4 लिखा हुआ है कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। अर्थात समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 लिखी हुई है, कहीं पे 4 लिखा हुआ है और इसके आगे अब माइनस लगा हुआ है, लेकिन ये केवल 2 बस लिखा हुआ है, तो कभी भी धनात्मक संख्या के आगे धन का चिन्ह नहीं लगाया जाता, उसको नॉर्मल ही लिखा जाता है। लेकिन हमेशा ऋणात्मक संख्या के सामने ऋण का चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों को समझ बतानी होगी कि अगर कोई संख्या धनात्मक है तो उसको नॉर्मल लिखा जाता है। अभी तक जो भी संख्या हम लोग पढ़ते हो धनात्मक संख्याएं होती हैं, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऋणात्मक संख्या जो है तो किसी भी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह लगा दिया जाता है। अगर किसी भी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह लगा हुआ है तो वो संख्या ऋणात्मक संख्या होगी। और कोई भी ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी छोटी संख्या मानी जाती है। ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होगी वह उतनी बड़ी संख्या मानी जाती है। अर्थात -1 जो है सबसे बड़ी ऋण की सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है।
तो बच्चों को जो है ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। तो मान लो कि पहली संख्या यक्स है, दूसरी यक्स धन 1 है, तीसरी यक्स धन 2 है, चौथी यक्स धन 3 है और पाँचवीं जो है यक्स धन 4 है। अब इन सभी का योग जो है 20 के बराबर है। अब देखिए 1 2 3 4 और 5 यक्स एक्स को जोड़ लेते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 5 यक्स। और अब संख्या को जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 3 3 6 4 10 आ जाएगा प्लस 10। और 10 को अगर इधर पक्षांतर करते हैं तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो कितना बचेगा 10। तो 5x बराबर 10 आ गया, तो 5 से 10 को काट देंगे तो 2, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। यक्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब यक्स की वैल्यू तो 2 हो गई और अगली वैल्यू क्या है यक्स धन 1, तो 2 1 3, अगली वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो 2 3 4 का अगर हम लोग जोड़ करते हैं तो 3 2 5 4 9 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 लिखा हुआ है 9 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेष फल का 2 गुना है, यदि शेष फल 5 है तो संख्याएं ज्ञात करो। बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। तो देखिए आपको ये फार्मूला पता होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो भाजक वो बोल रहा है कि भागफल का 5 गुना है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। ठीक है, अर्थात अगर ये यक्स है तो ये यक्स गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, और शेष फल यदि 5 है, अगर ये शेष फल 5 है तो इसको हम लोग वैल्यू रख के पुट कर देंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह 52 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखते बनता नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः क्या कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न पता करना है और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न पता करना है। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 5/6 लिखा हुआ है ना, पहला भिन्न 5/6 है, तो जो हर वाली संख्या होती है हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या को भाग देते हैं। तो 6 से अगर भाग देते हैं तो 0 आ जाएगा। 6 9 44 या 6 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 8 48 0.8 आ गया। अब दूसरी भिन्न हमारी क्या लिखी हुई है, दूसरी भिन्न हमारी लिखी हुई है 3/4। तो 3/4 में अगर 4 से 3 को भाग देते हैं तो 4 7 28 4 7 28 0.7 आ रहा है। इसकी वैल्यू 0.8 आई थी, 0.7 है। नेक्स्ट देखते हैं 1/2, 1/2 को 0.5 बोलते हैं तो ये और छोटा हो गया। अगला देखते हैं 2/3 लिखा हुआ है, इससे भाग देते हैं तो 3 छंग 18 0.6 आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि 3/5, तो 5 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 छक्का 30 0.6 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है ये कि सबसे बड़ी भिन्न, तो 5/6 जो है हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, 5/6 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः बताना है। तो 5/6 और 3/4, 5/6 और 3/4 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ग के रूप में तार जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है तो इसकी लंबाई इतनी हो जाती है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। ठीक है, तो
वर्ग के रूप में तार जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। तो देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर 144। तो भुजा कितनी आ जाएगी, √144, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इसकी वैल्यू 12, अर्थात भुजा जो है 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब जब भुजा 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी तो ये बोल रहा है कि यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है तो इसकी लंबाई इतनी है, तो इसका द्वारा क्षेत्रफल कितना घेरा जाएगा। तो इसकी लंबाई हमको पता है। तो अब देखिए हमने भुजा यहाँ से कितनी निकाली, 12 निकाली हुई है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप अगर देखा जाए तो कितना होता है, 4 गुणे भुजा। ठीक है ना, तो 4 गुणे 12 बराबर, अब आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणे लंबाई धन, तो लंबाई हमको पता है कितनी है, लंबाई हमारी 16 है, तो 16 धन चौड़ाई b। ठीक है, अब 2 से इसको अगर भाग देते हैं तो 2 छक्का 12, तो 6 चौके 24 माइनस 16। ठीक है, तो 24 माइनस 16 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जो इसकी चौड़ाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो लंबाई 16 है, चौड़ाई 8 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 16 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 छंग 48। ठीक है, तो कहीं पे थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया है, इसलिए नहीं आ रही सही से वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 16 गुणे 8 अगर निकालते हैं तो 8 छंग 48, 4 आ गया, और 8 एक 9 8 4 12, 128 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ के क्वेश्चन को आपको पूरा अगर आप सॉल्व करते हैं तभी आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वाले 48 वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो दोस्तों इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछा गया कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रोही का स्थान 19 है। देखिए रोही खड़ी हुई है, ठीक है ना, एक सभागार में रोही खड़ी हुई है। लेफ्ट साइड पे अगर देखते हैं तो भी इसका स्थान जो है 19 है, और राइट साइड पे अगर देखें तो भी इसका जो पोजीशन है वो 19वें नंबर पर ही है। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, तो कोई भी विद्यार्थी अगर बीच में खड़ा है तो वह कॉमन विद्यार्थी माना जाएगा। ठीक है, तो उसकी गिनती लेफ्ट साइड से भी हो रही, दाहिने साइड से भी या बाएं साइड से भी। तो जो कॉमन साइड पे जो दोनों पोजीशन पे खड़ा हुआ है वहाँ पे एक घटा देंगे, तो दोनों को जोड़ देते हैं अगर, तो 19 धन 19 बराबर 38 टोटल विद्यार्थी हो गए। लेकिन एक यहाँ पे जो विद्यार्थी दोनों पोजीशन पे आ रहा है, एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, अस्मिता विद्यालय की संगोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचती है। यदि वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची तो संगोष्ठी के 40 मिनट की देरी में पहुंची, तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या हो जाएगा। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा जगह का इशू है यहाँ पे। दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, अगले वीडियो में हम आपको लेकर के आ जाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।